आज संघर्ष विराम लागू होने के 8 महीने पूरे हो गए हैं। सभी बंधकों को रिहा कर दिया गया है। इजरायली सेना अभी भी गाजा के अंदर है, लेकिन हमास आज भी हथियार डालने से इनकार कर रहा है, जबकि काहिरा में बातचीत जारी है। तो आप गाजा पट्टी के हालात को आगे किस दिशा में जाते देखते हैं? देखिए, फिलहाल मुझे लगता है कि हम वाकई पूरी तरह से एक गतिरोध में हैं। मेरा मतलब है, निकोलाई म्लाडेनोव शांति बोर्ड के सीईओ मध्यस्थों से हमास से कई बार बात कर चुके हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता इससे मदद मिलेगी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने कई बार किया, जिसमें इस हफ्ते काहिरा में भी शामिल है। इससे कुछ नहीं निकला क्योंकि हमास अपने हथियार छोड़ने को तैयार नहीं है। यही उनके लिए जिंदा रहने का तरीका है। जैसा मैक्स वेबर ने पिछली सदी में कहा था, हिंसा का एकाधिकार जरूरी है। बिना हथियार के आप गाजा की स्थिति नियंत्रित नहीं कर सकते। और जैसा कि एक बार फिर इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन, ये फिर से वही बात है। आप जानते हैं, सारी कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं। उनके लिए जिंदा रहने का तरीका है हथियार रखना और गाजा पर नियंत्रण बनाए रखना। अगर वे तैयार होते, आप जानते हैं, निरस्त्रीकरण, हथियार छोड़ना आदि स्वीकार करने के लिए, तो इसका मतलब है कि हमास जीवित नहीं रह पाएगा। हमास समय खरीद रहा है क्योंकि वे कहते हैं, हमें नहीं पता कल क्या होगा। शायद कल आज से कुछ बेहतर लेकर आए। और वैसे वे उत्तर की ओर देखते हैं कि लिबनान में क्या हो रहा है। उन्होंने देखा कि 2025 में इजराइल ने लिबनान में जो चाहा वो किया। अभी उत्तर में तनाव है, ये अलग स्थिति है। यही उनकी सोच है। भगवान जाने कल क्या होगा, शायद बेहतर हो। देखिए, उनके पास हिजबुल्ला और ईरानी हैं। हमास या ईरान गाजा पट्टी में हमलों का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं मानता हूं, अगर ये बदला तो सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन आप जो कह रहे हैं, और मैं इस बात से सहमत हूं, कि ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि हमास अपने हथियारों में बचा हुआ आखिरी पत्ता छोड़ देगा और निरस्त्रीकरण के लिए राजी हो जाएगा। युद्ध की शुरुआत या दौरान ये असंभव लगता था कि हमास बंधकों को रिहा करने को मानेगा, लेकिन उसने ऐसा किया। तो क्या निरस्त्रीकरण की कोई उम्मीद है? भले ही आपकी जो वर्तमान सोच है उसमें जो जायज चिंताएं और निराशावाद है वो उसे दिशा दे रहा है। हाँ, मेरे हिसाब से इसका एक ही तरीका है, जिसे मैं साझेदार को झकझोरना कहता हूँ। ठीक है, एक बार फिर मैं फिर से उस लड़ाई वाले साझेदार या विकल्प की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा पीछे जाए, उन दोनों स्थितियों को उजागर करने के लिए इजराइल और हमास दोनों में से हर एक के लिए उसके साझेदार और उसके विकल्प को देखिए। वो कहता है कि ये समझौते से ज्यादा आकर्षक है क्योंकि इजराइल आसानी से मान जाता है। मैं चाहता हूं कि पहले निरस्त्रीकरण, निष्क्रियता, हमास की क्षमताएं खत्म हो, फिर ही पुनर्निर्माण पर बात हो। हमास, जैसा कि मैंने कहा, इसके उलट कहता है कि वे अच्छी तरह समझते हैं कि वे हथियार पकड़े रहने पर निर्भर है। अगर हमास ये समझेगा कि उदाहरण के लिए अमेरिकी हमें अनुमति देंगे, हमें फिर से आईडीएफ के विचार पर लौटने का मौका देंगे, युद्ध पर लौटने का मौका देंगे, और ये वाकई में कुछ ठोस होगा, शायद उनके बैकमैन में कुछ हिलेगा और वे कहेंगे, ठीक है, हमें समझौता करके निरस्त्रीकरण शुरू करना होगा। हालांकि ये सब दिखावा ही होगा। हम वास्तव में ये मान नहीं सकते कि हमास अपने हथियार छोड़ देगा। ये हमास के एक इस्लामिक संगठन के रूप में अंत होगा, और यहाँ तक कि उनकी अपनी जान के लिए भी खतरा होगा। लेकिन मैंने किया, लोगों ने बंधकों को छोड़ने के बारे में भी यही कहा था, और वो फिर भी हुआ। हाँ, तो हमास में क्या बदला? शुरू में उन्होंने कहा था कि वे बंधकों को नहीं छोड़ेंगे, और फिर आखिरकार वे इसके लिए मान गए। तो वहां ऐसा क्या बदला जिससे उन्होंने बंधकों को छोड़ने का फैसला किया? और क्या वही दबाव उन पर हथियार डालने के लिए भी डाला जा सकता है? हाँ, क्या बदला? तस्वीर को बदलने वाली दो बड़ी बातें थीं, और भी कई चीजों के अलावा। सबसे पहली बात, याह्या सिनवार जिंदा नहीं थे। अगर याह्या सिनवार जिंदा होते तो मुझे नहीं लगता कि नतीजे इतने अच्छे होते जितने हुए, कि हम वो सब देख पाते। ये एक बात है। दूसरी बात, जो भविष्य के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है अमेरिकियों ने मध्यस्थों के साथ क्या किया, खासकर कतर और तुर्की के साथ, क्योंकि तुर्की और कतर का हमास पर बहुत दबदबा है। तो उन्होंने उन्हें समझाया कि हम एक समझौता चाहते हैं, और बात यह है कि आपके भी अपने हित है। बेशक कोई भी बिना अपने स्वार्थ के कुछ नहीं करता, लेकिन जब मध्यस्थों ने अपने हितों को समझा तो वो कुछ अलग था। और जब इसे इस बात से जोड़ा गया कि यासिन अब जीवित नहीं था, और खासकर जब मोहम्मद सिनवार भी मारे गए,
और बस अल-जैतून हदद ही बचा जो इतना बड़ा नेता नहीं है। उन परिस्थितियों में ये सौदा करना बहुत आसान था। तो मैं आपसे सहमत हूं कि हमास पर दबाव डालने की कुंजी दोहा और अंकारा में है, लेकिन उन्होंने पूरे प्रक्रिया के दौरान वो दबाव नहीं डाला। ये चीज बहुत बाद में आई। तो दोहा और अंकारा को हमास पर दबाव डालने के लिए प्रोत्साहित करने या वैध प्रोत्साहन देने के लिए अब कुंजी फिर से वॉशिंगटन के पास आ जाती है। बिल्कुल सही। एक वार्ताकार के रूप में क्या आपने वॉशिंगटन द्वारा दोहा और अंकारा पर दबाव में कोई बदलाव देखा जिससे उन्हें हमास पर दबाव डालना होगा और उन्हें बंधकों को रिहा करने के लिए मजबूर करना होगा? हाँ, ये एक अलग तरह का दबाव था और ये उन्हें ये समझाने का एक अलग तरीका था कि वॉशिंगटन की मदद करने और समझौते तक पहुंचने के लिए उनके पास अलग-अलग प्रोत्साहन है। मैं जब वार्ता पर व्याख्यान देता हूँ, तो हमेशा उन 3 स्तंभों पर जोर देता हूँ जिन पर हर समझौता निर्भर करता है: विश्वास, हित और कीमत। कभी-कभी मैं बहुत जटिल प्रक्रियाओं को समझाने के लिए इन्हें इसी तरह सरल कर देता हूँ। जब आप प्रतिभागियों, खिलाड़ियों, मध्यस्थों को उनकी इस समझौते में रुचि और वॉशिंगटन से मिलने वाले लाभ समझा देते हैं, तो पूरा समझौता बदल सकता है। और ये कुछ ऐसा है जो अब वास्तव में नहीं होता। फिर वे निकोलाई म्लादेनोव को कोशिश करने दे रहे हैं। आप जानते हैं कि मुझे नहीं पता, कोई समाधान लेकर आए, क्योंकि मुझे लगता है कि अब ध्यान ईरान और लेबनान पर है। अब मध्य पूर्व में इतनी सारी समस्याएं हैं और वैसे हमास इसका आनंद ले रहा है। हाँ, वे कोशिश कर रहे हैं कि आप जानते हैं, युद्ध की दहलीज से नीचे बने रहे। और ये वही है जो वे करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से गुरिल्ला युद्ध के तरीके अपना लिए हैं। मैं कह रहा हूं, अगर हम फिर से बातचीत करें तो मध्यस्थों के पास इसे सुलझाने का प्रोत्साहन होना चाहिए। अभी अंकारा के पास ऐसा कोई प्रोत्साहन नहीं है। आज एर्दोआन ने इजराइल, नेतन्याहू और लेबनान, सीरिया को लेकर क्या कहा, देखिए। इससे साफ है कि उन्हें कोई रुचि नहीं है। इसके विपरीत मैं इस मुद्दे पर जोर दे रहा हूं क्योंकि यह स्थिति बंधकों की रिहाई से पहले भी थी, लेकिन फिर दबाव वॉशिंगटन से दिखावे के तौर पर और काहिरा और दोहा पर बंधकों की रिहाई के लिए आ गया। तो वो दबाव क्या था? ये अमेरिकी शासन में भी बदलाव था। क्या मुझे आपको याद दिलाना चाहिए? आप जानते हैं, हम बाइडेन प्रशासन के साथ लंबे समय से बातचीत कर रहे थे और वैसे उन्होंने जितना भी वे कर सकते थे समझौता करने की पूरी कोशिश की। और जब ट्रम्प सत्ता में आए तो ये बहुत जल्दी बदल गया। क्योंकि अगर हम शुरुआत में जाएं, ट्रम्प के व्यवहार की ओर देखें, आप जानते हैं, बातचीत में उनका व्यवहार अप्रत्याशित था। आप नहीं चाहेंगे कि ट्रम्प नाराज हो। वे धरती के सबसे ताकतवर आदमी है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। और मध्यस्थ समझते हैं, आप जानते हैं, अंकारा समझता है, कतर समझता है। वैसे कतर इसे बहुत अच्छी तरह समझता है। आज जब वो एक बहुत ही अंकारा में है, बहुत ही, माफ कीजिए, कतर इस समय युद्ध के दौरान बहुत नाजुक स्थिति में है, क्योंकि उसे ईरान से जो मिल रहा है उसी के कारण